गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग अच्छे होंगे घर पे। देखिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं कि आपको और हमें ऑफलाइन क्लासें नहीं करवा पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 से 4 चैप्टर तो आप लोगों ने पहले पढ़ लिए थे। प्रॉब्लम सबको हो सकती है अदा कदा, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। शायद आपको कुछ एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम होगी या कहीं माइन्यूट प्रॉब्लम होगी, उनका आप टेंशन नहीं लें ज़्यादा। 13वां चैप्टर सर ने पढ़ा दिया जिसका नाम था प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो बेटा वो चैप्टर को थ्योरी तो बहुत अच्छे से हमने समझा भी दी और शायद आपको नोट्स भी सेंड कर दिए। और 13वां चैप्टर आधा हट गया आपके सिलेबस से। 13वां चैप्टर आधा हट गया जो आप सिलेबस में टैली कर लेना। कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो आप हमें बताना और या हम ऑफलाइन क्लास लगाएंगे उसमें बता देना। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 13 बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि आने वाले टाइम में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे। तो बेटा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे ना, तो और आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों चाहे अच्छे स्कूलों की आदत होती है कि आपका हम एवोल्यूशन कैसे करेंगे बताइए। आप तो हमारे लिए सभी एक जैसे बच्चे हैं, सभी के पेरेंट्स हमारे जानकार हैं। रियल एवोल्यूशन होता है आपकी इम्तिहान से, इम्तिहान का मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम से, उसी के आधार पर नंबर जाते हैं। तो आप बिल्कुल टाइटली ये रखें कि 5 चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लें। जल्दी आपका दिसंबर में हाफ ईयरली होगा, वो हम लोग कंडक्ट करेंगे हमारे लेवल पे। स्कूल अपने लेवल पर कंडक्ट करेगा कि आप रियल में आपका एवोल्यूशन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 5 चैप्टर आप ये बिल्कुल अपडेट तैयार रखें, एक एक चीज़ कर लें। अच्छी बात है कि स्कूल वालों ने, बोर्ड वालों ने तो क्या कहा वो तो बात की बात है, बेटा स्कूल वालों ने आपके लिए क्या कर दिया बताओ कि आपका प्रैक्टिकल का वर्क भी पूरा करा दिया। आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सिखा भी दिए, और भी वक्त मिलेगा एग्ज़ाम टाइम पे तब और सिखाएंगे, और पूरा होमवर्क भी करवा दिया। बहुत अच्छी बात है। किसी बच्चे ने नहीं किया हो तो कर लो, ये अपॉर्चुनिटी की बात है, स्कूल की सेंसिटिविटी की बात है कि आपको स्कूल वाले इतना एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए। नहीं तो कोरोना में कोई कुछ भी नहीं कर रहा किसी के लिए। दूसरी वाली बात बेटा थ्योरी की मैं बात करूं तो आपकी रेगुलर अब वीडियो क्लासें चालू होंगी। आप मोबाइल को ज़ोर से ऑन कर लो, फालतू बातों को उसमें देखना बंद कर दो, इन चीज़ों को देखो, तब तो आपको खूब सारा नेट मिल जाएगा। बट हम इन चीज़ों को तो कम देखते हैं, नेट को अदर यूज़ में ज़्यादा लेते हैं, तो वो नेट पहले ही ख़त्म हो जाता है। आपका स्टार बन जाते हैं कि सर नेट मेरा काम ही नहीं कर रहा, हमारा नेट होता ही नहीं इतना। इट्स नॉट फेयर। वक्त ऐसा है हमारा, बहुत ध्यान से प्रॉब्लम बताते रहो। देखिए 13 चैप्टर हमने पढ़ लिया, कोई बात होगी तो आप बताएंगे। शानदार से नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए, बिल्कुल आप ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हर चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे, आप परेशान मत होना। अब देखिए एक परमाणु नाम का चैप्टर आ गया। फिर सुनो मेरी बात बेटा, मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 लगातार 5 चैप्टरों को सर पढ़ा रहे हैं आपको आजकल। मैं 5 चैप्टर को आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ वीडियो क्लासेस में। लास्ट के 5 चैप्टर बिल्कुल ही फिनिश करने के मूड में हम। तो आप ध्यान दो कि ये आपको मैंने सारी बातें पढ़ा दी कि बेटा हाफ ईयरली की तैयारी करना चालू कर दो। हम लोग तो आपका हाफ ईयरली कंडक्ट करेंगे। 5 चैप्टर आपने कर लिए, 5 और हो जाना तो 10 चैप्टर में आपका शानदार सा हाफ ईयरली होगा। 5 चैप्टर कराने के बाद सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो आपका एग्ज़ाम ले कि आप कितना अच्छा घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से लेंगे वो हमारा प्रोसेस है ये। तो देखिए बेटा ध्यान देना कि आज हम ये चैप्टर 14 है, बड़ा टेक्निकल चैप्टर, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। नाम इसका बड़ा ईजी है, परमाणु बोला सर ने, इंग्लिश में आप इसको एटम बोलते हैं। और इजी वाली बात बता दूं, आप चाहें तो परमाणु भौतिकी बोल देते हैं। और अच्छी वाली बात बता दूं कि आपने ये चैप्टर 11th क्लास में पढ़ लिया। बेटा 11th में केमिस्ट्री में हुआ करता था, बट हर चैप्टर की पढ़ने की एक टेक्निक होती है। तो बी अप्लाई द टेक्निक, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, बहुत टेक्निक से पढ़ेंगे। सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी, प्रैक्टिकल की भी बता दी, हाफ ईयरली की भी बता दी, और प्लानिंग सिलेबस की भी बता दी कि आप 5 चैप्टर लगातार पढ़ेंगे और 10 डेज के अंदर ये करेंगे इनको जल्दी जल्दी। बेटा मैंने कहा था कि परमाणु आज बहुत सावधानी से हम तैयार करने वाले। आप अभी इसको देखते रहें, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपने कहा सर वही परमाणु है ना? बिल्कुल वही परमाणु जो आप सोच रहे हैं। अरे बच्चे वही परमाणु जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। अरे 11th में केमिस्ट्री के चैप्टर में। तो हो सकता है कि यहाँ कोई नई टेक्निक हो। तो देखिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा, बिल्कुल छोटा सा,
आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, एक बच्चा सा लगेगा। और यहाँ पे लिख भी दिया सर ने, देखो ये रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये देखो, आपने कहा सर ये क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन है बेटा, ये छोटा सा परिचय है इस चैप्टर का। ये देखो, वेरी गुड, ये देखो, दिस इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, थॉमसन का परमाणु मॉडल। आप सब बच्चे देख रहे हैं क्या बेटा, ध्यान से देखो, ये चैप्टर को सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप चाहें तो रफ कॉपी में रेगुलर लिख सकते हैं, लिखा करो यार, तभी तो वीडियो देखने में मज़ा आता है। आप अच्छे टीचर के अगर वीडियो देखेंगे और आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको बाद में नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी पड़ेगी झूठ-मूठ सी, साथ साथ न्यूमेरिकल भी होते रहेंगे। टेक्निकल चैप्टर ये सारे मॉडर्न फिजिक्स से बेटा, ये मॉडर्न फिजिक्स ईजी होती है, आप जानते हो। थॉमसन का परमाणु मॉडल, वी आर टेकिंग दिस टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़ोर से आपकी बुक में नहीं है, बुक को अभी ज़्यादा नहीं देखें, चैप्टर पढ़ने के बाद देखें बुक को। तो आपने कहा सर क्या है इसमें, बेटा देखना कितना ईजी है। बेटा सबसे पहले तो याद रखो, मैं थॉमसन की बात कर रहा हूँ। थॉमसन ने परमाणु को गोलीय रूप में माना था। यस, थॉमसन कहता था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि परमाणु में धनावेश व ऋणावेश का मान समान होता है। जो एटम होता है तो एटम स्फेरिकल होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये देखो, यस, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। बट एक मिनट और देखो, ये नेगेटिव सा दिख रहा है आपको। आपने कहा सर हाँ ठीक है, परमाणु के अंदर देखो ये नेगेटिव आवेश है ये, और आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते, नेगेटिव चार्ज भी कह सकते, क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी खोज करी थी। और इसका रिमेनिंग जो पोर्शन दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज के अलावा जो पोर्शन दिख रहा है, माय डियर, नेगेटिव चार्ज के अलावा जो पोर्शन दिख रहा है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ये देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज के अलावा जो पोर्शन दिख रहा है ना बच्चे जी, ये देखो, इसको अपन धनावेश कह सकते हैं। माय डियर, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यू कैन सी। बेटा जो नेगेटिव के अलावा जो पोर्शन दिख रहा है, इसको कौन सा आवेश कहेंगे बताओ, धनावेश। आगे आपको तो याद रखो, परमाणु में ऋणावेश और धनावेश की मात्रा समान होती है, किसके अकॉर्डिंग, थॉमसन के अकॉर्डिंग। तो ये थॉमसन का मॉडल सीखा। बेटा याद रखो, थॉमसन को ये भी नॉलेज था कि परमाणु का साइज कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन, यू कैन सी 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ रहे हैं। और आप बच्चों के लिए इस मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब एक शीट होती है, मिठाई होती है, और शीट्स के अंदर जो, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इलायची के दाने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं शीट्स में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा नहीं लगे तो आप सोच लो तरबूज, आप खूब जानते हैं तरबूज को, तरबूज में जो काले काले बीज होते हैं ना बेटा, काले काले बीज तो किसका काम कर रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन का। वो जो तरबूज के अंदर रेडिश पोर्शन होता है, लाल भाग होता है खाने का, वो धनावेश का काम कर रहा है। तो इस तरह से थॉमसन ने परमाणु मॉडल की व्याख्या की थी। बहुत सारी कमियां थी थॉमसन के परमाणु मॉडल में, उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। बट आने वाले टाइम में, क्योंकि सारे मॉडल आप सीखोगे तो इसकी कमियों का अपने आप पता चल जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल था जो आप ओरल भी सीख सकते हैं, आपको पहले से भी याद है, ये किसका परमाणु मॉडल था बताओ, थॉमसन का परमाणु मॉडल। बेटे चैप्टर का एक टेक्निक होता है, आप कहेंगे हमारी बुक में सर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दे रखा है, इसके बाद वो हमें नहीं पढ़ना भी, क्योंकि 12th क्लास है और 12th बोर्ड की क्लास है, तो यहाँ एटम को बोर्ड के तरीके से पढ़ा जाता है, एक बड़ी टेक्निक की नीड होती है। तो आपने कहा सर क्या, बेटा यहाँ पे एक प्रश्न लिखा सर ने, और बड़ा मज़ा आएगा इस प्रश्न को समझने में, आप ध्यान से देखना। ये लो, यस, तो आपने कहा सर क्या लिखाएंगे कि एक बोर वैज्ञानिक था, बिल्कुल अभिग्रहित पढ़ेंगे हम पहले, क्योंकि इसमें 4 डेरिवेशन करेंगे हम फर्स्ट क्लास वाले पहले। यस, जो मेन चैप्टर का रीड होता है, आप भी नोट्स में इसी तरह से करें, नोट्स भी आपको इसी तरह के मिलेंगे। बोर के
ये देखो, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, एक मिनट में लिखूं, आप चुपचाप देखेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, ये देखो बेटा, बोर के परमाणु मॉडल के क्या सीखने अपन को बताओ, अभिग्रहित। अभिग्रहित को इंग्लिश में कहते हैं, ये देखो, पोस्टुलेट। आपने कहा सर क्या होते हैं ये एग्जाम में आते हैं। आपका प्रश्न ये है कि बोर परमाणु मॉडल के तीनों अभिग्रहित लिखिए। आज लिखने वाले हम तीनों अभिग्रहित। बेटा मॉडल अलग चीज़ होता है, परमाणु मॉडल अलग बात होती है। परमाणु मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे वो तीन सीख के, और हम तीनों से कई सारे डेरिवेशंस करेंगे, कई सारे को मतलब 4 डेरिवेशन करेंगे। वही हमारे चैप्टर के काम की चीज़ है। तो आपका प्रश्न क्या हो गया, बोर परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। 3 अभिग्रहित लिखेंगे तो आप धीरे धीरे तीनों को मेरे साथ ही याद कर लेना अभी अभी। बस ये देखो, वी आर रेडी टू फाइट। ये है आपका बोर परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। बेटा देखना, यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो आपने कहा सर समझाओ मैं धीरे धीरे। बेटा देखो कितने अच्छे अच्छे अभिग्रहित है। मैं पहले अभिग्रहित की बात कर रहा हूँ पहले आपसे। अब वी आर रेडी। पहले अभिग्रहित, बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने करी थी, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। तो बोर ये कहता है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मैं आपसे पूछूं कोई भी चीज़ वृत्तीय पथ में कब चक्कर लगाती है, जब उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है। आप भी जिंदगी में कोई चीज़ को पकड़ के या घुमाओगे तो वो तभी घूमेगी जब आप इतनी ताकत लगा दोगे कि आप उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर दोगे। तो सर ये कहना चाह रहे थे याद रखो, मैं एक रबर करूँ थोड़ा सा। बेटे ये नाभिक है और आप कंसीडर करो ये परमाणु है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं बच्चे, चक्कर लगाते हैं। इस दूरी को अपन क्या कहते हैं, आर। बड़े प्यार से देखो आप, ये आपका बीच में दिख रहा है वो नाभिक है। ये डेफिनेटली नाभिक का आवेश कितना होता है, जेडी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ई। अब बताओ ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलके, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो विद्युत बल लगता है, जिसका कूलॉम बल भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। एक बच्चे ने कहा सर क्या होता है विद्युत बल, सब बच्चे जानते हैं F = K Q1। Q1 का मतलब नाभिक का आवेश, Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश डिवाइडेड बाई R। बेटा कूलॉम बल का सूत्र यही तो है, मैं तो रबर कर रहा हूँ अभी। आपको अभिग्रहित तो इधर सिखाना है मुझे। फिर सुनो मेरी बात, बहुत प्यार की बात सुनो। ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर। जिंदगी में याद रखो इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन सा वाइज घूमते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यूँ ही चलेंगे। अब आप बताओ इस फार्मूले को अपन आगे करें तो F = K, नाभिक का आवेश कितना होता है, Zd। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E, डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया, R²। बेटा ये नाभिक का आवेश का फार्मूला है। कभी मत सोचना ये कहाँ से आया। बेटा Q बराबर फार्मूला क्या होता है, Ne। तो N का मतलब संख्या ही तो होती है, तो संख्या ही तो परमाणु क्रमांक होता है। तो ये रिमेंबर इट, हमेशा के लिए लर्न कर लो। तो ये वाला कूलॉम बल है, ये वाला कूलॉम बल, ये वाला विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अब आप बताओ, इधर आ जाओ, ये तरफ वर्ग था, यहाँ पे आ जाओ। हमें बोर का कौन सा अभिग्रहित लिखना है, पहला। चलो बेटा मैं इसमें धीरे धीरे, यस। तो आप कहोगे इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यस। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो ये देखो, ये विद्युत बल है आपका, ये वाला। तो विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो बेटे ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र अपन लिख देंगे, पर इधर विद्युत बल का सूत्र लिख देंगे। तो संतुलन अवस्था में दोनों बराबर होते हैं। अब बताओ अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, mv² / r =
के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस देखना भैया जी, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। रिलैक्स बेटा, यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल के बराबर। तो आज के बाद सोच लो कि बोर परमाणु मॉडल का ये पहला अभिग्रहित हो गया। दिस द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। mb स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यू लर्न इट, यू रिमेंबर इट। ये फार्मूला कहाँ से आया, पड़ोस में देख लेने बेटे यहाँ पे आप अच्छे से। ओके, एग्जाम में इसको लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रथम अपग्रहित केवल यही है, बस इतना सा ही है प्रथम अपग्रहित, ये वाला ही है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, और बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अब हम चलेंगे दूसरे अभिग्रहित पे। आपको 3 अभिग्रहित सीखने बोहर परमाणु मॉडल के। तो अब देखिए, अब हम द्वितीय अभिग्रहित की बात करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। देखें आप सब भैया कितने सीखते हैं। ये देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख रहे हैं। सिस्टम यही होता है कि बेटा इस चैप्टर को पहले डेरिवेटिव वे में फ्री करना चाहिए आपको। तो देखिए, आपने बोहर का पहला अभिग्रहित तो पढ़ लिया, अब हम दूसरे अभिग्रहित से मिलें। ये अभिग्रहित के अनुसार क्या होता है कि इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षाओं में, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर, और वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग 11th क्लास में पढ़ा था, कोणीय संवेग का संकेत L था, जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। आपने कहा सर ये क्या होता है पूर्ण गुणज, बेटा देखो ध्यान से, h/2π का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब n क्वांटम संख्या है। तो जब भी पूर्ण गुणज को सोल्व करते तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, n से। फिर सुनो, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज की वजह से कांस्टेंट क्या लगाया आपने, n। तो n यहाँ क्वांटम संख्या होगी बेटा। n को क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वांटम संख्या। दिस n इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। ये देखो, अब आप बताओ इस L की जगह अपन क्या रखते हैं यहाँ पे, MBR। तो MBR इज इक्वल टू NH/2π। ये देखो, बस बस बस, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट हो गया। दैट्स ऑल। MBR इज इक्वल टू NH/2π। ये कौन सा अपग्रहित हो गया आपका, दूसरा। इसको लैंग्वेज में फिर सुन लो कैसे लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज को हटाने के लिए आपने कैसे मल्टीप्लाई किया इसको, n से। ओके, इसको अपन कहते हैं बोहर का कौन सा अभिग्रहित है, ये दूसरा। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। ये बोहर का कौन सा पोस्टुलेट हो गया बेटा, सेकंड। आराम से याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस वाले पोस्टुलेट का नाम होता है क्वांटम प्रतिबंध। बेटा इस पोस्टुलेट का नाम क्या होता है बताओ, क्वांटम प्रतिबंध। ये देखो, तो बोर्ड में अलग से पूछा जाता है कि बोहर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। दिस इज द क्वांटम कंडीशन ऑफ बोहर। ये बोहर की क्वांटम कंडीशन होती है, ये बोहर का क्वांटम प्रतिबंध होता है। ये भी याद करेंगे। तो देख लो, ये दोनों फार्मूले आपने लर्न कर लिए। ये बोहर का कौन सा अभिग्रहित था, दूसरा। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर। नोट कर सकते हैं आप, साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं। बहुत सीधे तरीके से सीखना अपन को, टेक्निक से। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी, ज़्यादा परेशान नहीं हो, या कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं राजस्थान बोर्ड में बेटा। यस, आगे चलें अपन तृतीय अभिग्रहित। ये देखो, अब हम तृतीय अभिग्रहित को पढ़ेंगे, थर्ड पोस्टुलेट को पढ़ेंगे। बड़े आराम से देखो, आप सब बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री खूब पढ़ते हैं आप लोग। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, संक्रमण करता है, तो आपने सुना होगा वो ऊर्जा विकिरित करता है, उत्सर्जित करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से
निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये आपका थर्ड पोस्टुलेट है। आपको नॉलेज है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जब वो हाई से लो में कूदता है तो वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आप मान लो, माना कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 से कहाँ कूद रहा है बताओ, N1 में कूद रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 ऊर्जा स्तर में कूदेगा तो बेटा अपन कैसे लिखेंगे, En2 माइनस En1। ये ऊर्जा का क्या निकल गया, अंतर। इसको देखें, इजिकल टू सर ने लिख दिया एच न्यू। यस बेटे, न्यू ये प्रकाश की फोटॉन की क्या है बताओ, आवृत्ति। यस, न्यू को अपन क्या कहते हैं, आवृत्ति। एच को अपन क्या कहते हैं, प्लांक स्थिरांक, जो आपने पढ़ रखा प्रीवियस चैप्टर में। तो बताओ इस पूरे फार्मूले को भी आप लर्न कर लें। क्या फार्मूला है ये बताओ, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एच न्यू का। और उसके बाद आप लर्न करें, हमेशा के लिए लर्न रखें, एच न्यू ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब हो गया, सोच लें आप कि जब भी सूर्य का प्रकाश के फार्मूले क्या होता है, एच न्यू। यस, तो बड़े मैक्स प्लैंक ने बताया था आपको कि कोई भी प्रकाश का उत्सर्जन होता तो कितनी ऊर्जा रिलीज होती है, एच न्यू। तो आपने बोर के कितने अभिग्रहित पढ़े, तीनों आपको याद हो जाएंगे। अगले पीरियड में हम तीनों अपने आप याद करा देंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर को इस तरह से टेक्निक से पढ़ना है। पहले बोर के तीनों अभिग्रहितों को याद कर लो आराम से, तीनों के फार्मूलों को लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो बोर के कितने अभिग्रहित हो गए बच्चे, 3। आप देख लो, इसका मतलब पहला अभिग्रहित क्या था, mb² kZe²/r²। दूसरा mbr=nh/2π। और तीसरा कौन सा हो गया था बताओ, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। बेटे इन तीनों अभिग्रहितों को मिला के और हम 4 डेरिवेशन करेंगे रेगुलर पहले। तो आप फिर सुन लो मेरी बात, ये चैप्टर टेक्निकल है, इजी लगेगा आपको, क्योंकि नाम से भी पता चल रहा है कि इस चैप्टर का नाम परमाणु है, सिंपल परमाणु। तो यू कैन लर्न इट, दिस इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस परमाणु में। ये देखो, तो एक प्रश्न आपने पूरा कर लिया कि बोर के तीनों अभिग्रहित, लर्न करो अभिग्रहितों को। बुक को देखना बेटा तब चालू करेंगे जब आप चैप्टर फिनिश कर दें, उसके बाद फिर आप बुक के पीछे पड़ जाना अच्छे से। ये देखो, तो आपने इस पीरियड में क्या स्टडी किया कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल, वो एक बेसिक क्वेश्चन था। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बाद में पढ़ाएंगे लास्ट में, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डेरिवेटिव जो संसाधन है उनको हम पहले यूज में लेना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, इन बोर के अभिग्रहितों से हम धीरे धीरे कुछ डेरिवेशंस करेंगे बेटा, कुछ पढ़ाई करेंगे नई वाली और अच्छी वाली। आराम से देखेंगे आप उसको। तो ये बिल्कुल आप प्रिपरेशन अपनी चालू कर दें। 4 चैप्टर शुरू के आपने पढ़ लिए थे। माइन्यूट प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं हो सकती है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह में कोई 1-2 जो, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स नहीं करे थे आपने रेगुलर, और अनसॉल्व तो हमने सारे सेंड किए। 13 चैप्टर में बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको टिक लगा के दे दिया कि बेटा ये न्यूमेरिकल करने, सारे नहीं करने हैं 13 में। 13 चैप्टर आधा हट गया आपके सिलेबस से, बोर्ड लेवल से। प्रकाश का विद्युत प्रभाव पूरा चैप्टर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। एटम पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, केवल एक क्वेश्चन हटा इसमें से, वो इस साल 2020 में आ गया था वो वाला। तो ये चैप्टर आपको पूरा बड़े ध्यान से अच्छे से स्टडी करना है। अब देखिए, नया सवाल सर ने एक और लिखा कि बोर के अभिग्रहित की सहायता से, यस, बोर के अभिग्रहित की सहायता से इलेक्ट्रॉन का, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। बट एक प्रश्न लिख रहे हैं अपन धीरे धीरे, ये देखो सर ने लिख दिया, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। धीरे धीरे देखेंगे आप आराम से। यस, ये आप लिख सकते हैं हमारे साथ क्वेश्चन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। ये लो,
वी आर गोइंग टू डेरिवेशन एयर। फिर सुनो मेरी बात, बेटा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ना, तो आपने कहा सर किसके लिए स्टडी करेंगे, स्पेशली हाइड्रोजन के लिए। बट पहले अपन जेड को जेड ही मान के चलें। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग। चलो आप और हम चलें। सबसे पहले एग्जाम में आप लिखेंगे, हम क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। देखो 4 डेरिवेशन देखें, बड़े प्यार से इम्तिहान। यस, तो सबसे पहले आप एग्जामिनर को कहो कि अभी हमने अभिग्रहित पढ़ा दिए सर ने हमें, प्रथम अभिग्रहित से। बेटा देखो सर ने शॉर्ट में लिख दिया, कौन से अभिग्रहित से मिलने जा रहे हैं आप बताओ, प्रथम अभिग्रहित से। फार्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, मैं लिख के बता देता हूँ, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। और आप रफ कॉपी लेके यूज़ में लेते हैं तो एक बार में यह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टफ कुछ नहीं होता। ये देखो बस mb स्क्वायर अपॉन आर बराबर kz स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटा देख रहा है आपको ये। अब आप चलो चलो चलो, आर से आर कट गया, मान लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ गया। बेटा इसको आप यूँ लिख दो, आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। ये लो रिलैक्स। ये देखो बात एक ही है बेटा, एक आर से एक आर ऐसे कट जाता है। आपने कहा सर अब क्या करने वाले हैं आप बताओ हम क्या करने वाले हैं। कौन से अभिग्रहित से मिलने वाले हैं बच्चे जी, द्वितीय अभिग्रहित से। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पोस्टुलेट, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। द्वितीय अभिग्रहित क्या था आपका, देखो सर ने लिखने का प्रयास किया है, धीरे धीरे देखने की चेष्टा करें आप। NH अपॉन क्या 2 पाई, बस रिलैक्स। बेटे ये देखो मैंने दोनों अभिग्रहित लिख दिए, बड़े प्यार से लिख दिए। देखो ये तो आपका पहला अभिग्रहित है, ये दूसरा। पहले में बड़ा चेंज नहीं किया, केवल R से R को रिमूव किया है। क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बेटा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, मैं भाग देने जा रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प करो। देखिए भाग कैसे देते हैं, इधर दे देते हैं अपन भाग, छोटा सा भाग होगा। ये देखो ये तो mb स्क्वायर ये वाला है, इसमें नीचे डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, mb/r से। इजिकल टू चलो इधर आ जाओ, इजिकल टू आगे आपके पास क्या kz e स्क्वायर, बेटे ये वाला डिवाइडेड बाई r, डिवाइडेड बाई। देखिए अब इस kz e स्क्वायर अपन r को इससे डिवाइड करना है, तो ns तो बेटा नीचे रहेगा और 2 पाई कहाँ कूद गया बताओ, ऊपर। मैनेज करना बॉस। आपको समीकरण 1 में मैं समीकरण 2 का भाग दे रहा हूँ बेटा। अब आप बड़े प्यार से देखो बेटा, m से m कट गया, एक b से एक b कट गया, एक r से एक r कट गया, केवल ये बचेगा 2 पाई kz e स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। बस ओनली ये बचेगा। फिर सुन लो सर की बात आप अच्छे से, आपको देखने में दिक्कत आ रही हो तो। बेटा ये पहला अभिग्रहित था, इसमें R में से R को काट दिया। ये आपका दूसरा अभिग्रहित था, दैट्स वेरी सिंपल। आपने पहले में दूसरे का भाग दे दिया। तो बेटे पहले में दूसरे का भाग देंगे तो आप सिंपली छोटे बच्चे की तरह भाग दे सकते हैं। रिमेनिंग आपका यही बचेगा, ये गारंटी है, पक्का गारंटी है। यस, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये किसका फार्मूला हो गया बताओ, वेलोसिटी का हो गया। इट इज ओके। या आपका वेग का सूत्र निकल गया, v निकल गया। v इजिकल टू आ गया आपका 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, तो आप बेटे वेग का फार्मूला निकल गया। वो आपने कहा सर ठीक है, आपने कुछ नहीं किया था, पहले अभिग्रहित में किसका भाग दिया था बताओ, दूसरे का। वेग का एक बड़ा डेरिवेशन कर रहे हैं आप। ये देखो एग्जाम में आता बेटे, 2 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। ये देखो अब आपने कहा सर nवीं कक्षा का वेग निकालें, तो अगर एग्जामिनर कहता है कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए nवीं कक्षा में वेग निकालो, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो भैया कुछ भी नहीं, केवल v को vn से रिप्लेस कर दिया। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि आपका वेग किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे n पे। तो सीधा तरीका होता है आपके। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 2 पाई kz e स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH।
दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर। ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या निकल गया बताओ? वेग निकल गया। ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकल गया। तो आप इस वेग को मेंटेन करो, इसको मेंशन करो, ध्यान से देखते रहो। ओके बेटा, ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया आपने? वेग। कोई प्रॉब्लम है किसी भैया को? बोलो। तो आपने बताओ इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए क्या किया आपने? पहली अभिग्रहित में दूसरे अभिग्रहित को डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा, अब v को vn क्यों रख देते हैं? क्योंकि वेग n पर निर्भर कर रहा है। ये देखो n है बेटा यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं ध्यान से। ये देखो जो वेलोसिटी है ना, ये z के तो क्या आ रही है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वेलोसिटी n के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो आपने वेग का डेरिवेशन कर लिया बड़े आराम से। पहले अभिग्रहित और दूसरे अभिग्रहित को एक दूसरे से डिवाइड कर लिया। तो आज से आप जोर से चार्ज हो जाओ, मन में सोच लो कि हमें जल्दी बड़ा एग्ज़ाम देना है, हाफिली का एग्ज़ाम देना है, वो कम से कम 8-10 चैप्टरों के साथ चल के एग्ज़ाम देना है। ओके, बिल्कुल रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, जोर से पढ़ने के लिए। नाउ थैंक यू, फिर मिलेंगे।